फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार, वेलकम टू एज पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं NRA अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ये है क्या। हालांकि अपने क्लास में आप लोगों को बहुत पहले से मैं चर्चा करते आ रहा था कि केंद्र सरकार की एक नीति बन रही है कि वर्तमान में जितने भी अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो अलग अलग बोर्डों के गठन हुए, जो अलग अलग एग्ज़ाम ले रहे थे, यह केंद्र सरकार की एक नीति बन रही है कि इन सभी बोर्डों के एग्ज़ामों को समाप्त करके एक एग्ज़ाम लागू किया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार की ये नीति चल रही है वन नेशन वन कार्ड, वन नेशनल वन फ्लैग, वन नेशनल वन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वन नेशनल वन लैंग्वेज। तो उसी आधार पर भारत सरकार ने भी वन नेशनल वन नेशन वन एग्ज़ाम का ये टारगेट है केंद्र सरकार का, और उसी के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपको NRA की मंजूरी दी है। फिलहाल जो NRA की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है वह केवल 3 बोर्डों के लिए एग्ज़ाम के लिए मंजूरी दी है, जिसमें आपको है इसमें पहला है RRB, इसके बाद SSC और IBPS है ना, IBPS। ये 3 बोर्डों के लिए मंजूरी प्रदान की है कि ये RRB यानी रेलवे, SSC और बैंकिंग, इन क्षेत्रों में होने वाले एग्ज़ामों को एक एग्ज़ाम किया जाए और इसी एग्ज़ाम के आधार पर आगे नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। ये NRA को लाने के पीछे मुख्य रीजन ये था केंद्र सरकार का कि जिस तरह भारत में 20 एजेंसियां हैं जो अलग अलग बोर्डों के अलग एग्ज़ाम लेती हैं, उनके लिए अलग फॉर्म भरवाए जाते हैं, अलग सेंटर कंडक्ट कराए जाते हैं, अलग एग्ज़ाम कराए जाते हैं, लड़के उसके लिए अलग अलग पैसे देते हैं। साथ ही लड़कियों को एक जगह से दूसरे के एग्ज़ाम देने जाना होता था, जिससे लड़कों को आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों परेशानियों को झेलना पड़ता था। साथ ही जितने भ्रष्टाचार चल रहे हैं, पेपर लीक होना, सेटिंग कराना, तो इन सबों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन एजेंसियों को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास कर रही है और सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले समझते हैं कि NRA है क्या। ये NRA जो है यह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है ना, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है ना। इसको जो लागू करने का किया है वह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। हालांकि इसके लिए इस वर्तमान बजट में भी निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखा था कि सभी एजेंसियों को समाप्त करके NRA लाया जाए, और इसके लिए कुछ फंड भी व्यवस्था किए गए थे, प्रोवाइड किए गए थे, जो 3 सालों में ये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और इसी NRA के तहत ही आपको भारत में जो एक एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर लाया गया है वो CET के तहत लाया गया है ना। आपको CET के तहत लाया गया है। हालांकि जो CET है ये आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ला रहा है। ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसमें आपको RRB, SSC और IBPS मात्र अभी इन्हीं 3 ही एग्ज़ामों को इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल किया गया है ना। हालांकि इन बोर्ड को समाप्त नहीं किया गया है। पहले क्या था कि RRB, SSC या IBPS में 3 एग्ज़ामों से गुजरना पड़ता था छात्रों को, PT, मेंस और इंटरव्यू है ना। 3 एग्ज़ामों से गुजरना पड़ता था। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कर दिया गया है कि इन तीनों एग्ज़ामों का, ये RRB, SSC और IBPS के जो प्रारंभिक परीक्षा होते थे, वह जो प्रारंभिक परीक्षा लेगा वह CET के तहत लिया जाएगा है ना। जो प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा वह CET के तहत लिया जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग योग्यताओं के आधार पर अलग अलग भर्तियों को पूरा किया जाता था, भरा जाता था। तो 10वीं स्तर पे, 12 स्तर पे और ग्रेजुएशन स्तर पे भर्ती किए जाते थे, और इन सब के लिए क्वेश्चन पेपर का कोई क्राइटेरिया नहीं था है ना। इसीलिए CET लागू किया गया। और CET में ध्यान दीजिएगा, ये जो CET लागू किया जाएगा ये आपको 2021 में लागू किया जाएगा,
2021 से ये लागू होगा, क्योंकि इसके पहले एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस जितने फॉर्म निकाल चुके हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वह पुराने पैटर्नों के आधार पर ही होगा, है ना। इन वर्तमान पैटर्न के आधार पे नहीं होगा, वो पुराने पैटर्नों के आधार पे होगा। लेकिन सीईटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, प्राथमिक परीक्षा कंडक्ट कराएगी, वो 2021 से कराएगी। अब देखिए इसमें प्रावधान क्या है। प्रावधान ये किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि योग्यता के आधार पर आपको सीईटी पास करना होगा अलग अलग एग्जामों के लिए, है ना। पहला रखा गया है 10वीं स्तर पे, दूसरा रखा गया है 12वीं स्तर पे, और तीसरा रखा गया है आपको ग्रेजुएशन स्तर पे, है ना, ग्रेजुएशन स्तर पे। यानी आपको जो 10वीं पास कर चुका है, तो 10वीं पास के लिए कौन सा है आपको एग्ज़ाम है, आपको एमटीएस, एसएससी की अगर बात करें तो एमटीएस है। अगर 12वीं स्तर की बात करें एसएससी में तो सीएचएसएल है ना, सीएचएसएल है। अगर ग्रेजुएशन स्तर पे एसएससी की बात करें तो आपको सीजीएल है ना, सीजीएल है। तो अब देखिए जिसे एमटीएस देना होगा, है ना, यानी ग्रुप सी और बी की बात की कर रहे हैं, तो जिसे एमटीएस देना होगा तो 10वीं स्तर का सीईटी देना होगा, उसे पास करना होगा। जिसे सीएचएसएल देना होगा उसे 12वीं स्तर का सीईटी पास करना होगा, और जिसे सीजीएल देना होगा उसे आपको ग्रेजुएशन स्तर का सीईटी पास करना होगा। अब देखिए जो सीईटी स्तर का जो पेपर होगा वह कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन स्तर के पेपर से काफ़ी आसान होगा, है ना, ज़्यादा टफ नहीं होगा। इसमें याद रखिएगा, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पेपर को आसान रखा गया है 12वीं की अपेक्षा। 12वीं के सीईटी को आपको ग्रेजुएशन की अपेक्षा आसान रखा गया है, इस तरह ये आपको बनाया गया है। और याद रखिएगा वर्ष में 2 बार आपको सीईटी होगा, वर्ष में 2 बार सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। वर्ष में 2 बार आपको सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा, और इसमें 10वीं स्तर के लिए वो 10वीं जो पास किया वो 10वीं स्तर का देगा, जो 12वीं पास किया वो 12वीं स्तर का देगा, और जो ग्रेजुएशन पास किया वो ग्रेजुएशन स्तर का देगा। इसके अभी उम्र और सिलेबस का कोई अभी फॉर्मा नहीं तैयार किया गया है, वो आगे आने वाले जब सीईटी एग्ज़ाम होंगे तब इसके अलग अलग उम्र और इनके सिलेबस को तैयार किया जाएगा कि किस लेवल के एग्ज़ाम का क्या आपको सिलेबस रखा जाएगा। लेकिन ये प्रावधान किया गया कि सीईटी वर्ष में 2 बार होंगे, है ना, वर्ष में 2 बार सीईटी होंगे, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और पास करने वाले को स्कोर कार्ड दिया जाएगा, है ना। पास करने वाले को आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा, और उस स्कोर कार्ड में उनके नंबर होंगे, और उसी नंबरों के आधार पर वो आपको आरआरबी के मेंस दे सकते हैं, एसएससी का मेंस दे सकते हैं, और आईबीपीएस का मेंस दे सकते हैं। अब आपको रेलवे, एसएससी या बैंकिंग को पीटी देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी के लिए, इन तीनों बोर्डों के लिए प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी जो परीक्षा लेगा वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा, और इसी के तहत जिसको जितना नंबर आएगा उस नंबर के आधार पे आप रेलवे का मेंस दे सकते हैं, एसएससी का मेंस दे सकते हैं, और आपको आईबीपीएस या बैंकिंग का मेंस दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पीटी देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पीटी आपको कहाँ दे रहे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में ही आप दे रहे हैं, है ना। और याद रखिएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से जो आपको नंबर मिलेगा, यानी जो आपको स्कोर नंबर मिलेगा, स्कोर जो नंबर मिलेगा वो आपको 3 वर्ष के लिए लागू होगा, 3 वर्ष के लिए वैध होगा, है ना, 3 वर्ष के लिए आपको वैध होगा। समझिएगा इस बात को। अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप 10वीं स्तर का भी सीईटी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन स्तर का भी सीईटी दे सकते हैं, और 12 स्तर का भी सीईटी दे सकते हैं, और ग्रेजुएशन स्तर का भी सीईटी आप दे सकते हैं। यानी वर्ष में आप 6 बार सीईटी दे सकते हैं, और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन स्तर में जो आप सीईटी देंगे, और जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा, उसी हाईएस्ट नंबर के आधार पे ये जो तीनों एजेंसियां, ये तीनों बोर्ड है, ये जिस आधार पे आपको स्कोर बोर्ड के आधार पे आपको मेंस देने के लिए जब इनवाइट करेगा, तो आप जाकर यहाँ मेंस डायरेक्ट दे सकते हैं, यहाँ पीटी देने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखिए
लैंग्वेज पहले क्या था, पहले पूरे भारत में 2 लैंग्वेज में परीक्षाएं देनी होती थी, इंग्लिश या अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी में। लेकिन अब आप 12 भाषाओं में, है ना, 12 भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज किया गया है, 12 भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं, है ना। आप समझिएगा, हालांकि प्रयास किया गया है कि संविधान के जो टोटल 22 भाषा हैं उस 22 भाषाओं में परीक्षाओं को लागू किया जाए, लेकिन फिलहाल 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। जिस क्षेत्र से आप संबंधित हैं वहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो CET है अभी राष्ट्रीय स्तर की है, यानी ये केंद्र सरकार का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है, यानी केंद्र सरकार के जितने भी बोर्ड द्वारा परीक्षाएँ ली जाती हैं उनके लिए आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया गया। अब ये स्टेट का नहीं है, और आगे आने वाले में उम्मीद किया जा रहा है कि राज्य सरकारें भी वो अपने भर्तियों के लिए केवल एक एग्ज़ाम का प्रोफाइल को कंप्लीट करेगी और वो भी आपको ऐसा लेगा। ये जो स्कोर कार्ड है, ये स्कोर नंबर है, याद रखिएगा आगे आने वाले समयों में सरकारी संस्थाओं के साथ साथ प्राइवेट संस्थाओं में भी इसकी महत्ता बढ़ेगी। महत्ता इसलिए बढ़ेगी कि अगर प्राइवेट कंपनियों में इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसी स्कोर को महत्व दिया जाएगा कि आप कितने तेज हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में कितने तेज हैं, इस आधार पे आपको वहाँ भी आपको महत्व दिया जाएगा। ऐसा आने वाले समय में ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि UPSC की इंटरव्यू देने वाले जो स्टूडेंट होते हैं अगर प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ना। इसी तरह यहाँ भी होगा, यहाँ भी आपको उम्मीद किया जा रहा है कि इस स्कोर कार्ड के आधार पर सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त प्राइवेट संस्थाओं में भी आपको महत्व दिया जाएगा, है ना। तो ये आपका पूरा NRA CET की पूरी प्रक्रिया है ना। ये जो है आपको 3 वर्ष तक ये वैध होगा, है ना। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम दिए जा सकते हैं। आप 1 से अधिक बार एग्ज़ाम दे करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए कोई मान्यता नहीं है। बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस जब CET 2021 में लागू होगा उस समय इनसे संबंधित आपको एज और सिलेबस को बताया जाएगा, और जैसे ही वो आता है टोटल हम आपको पुनः हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल एक खुशखबरी है, खुशखबरी यही है कि आपको अब अलग अलग एग्जामों के लिए PT देने की ज़रूरत नहीं है। अब NRA ही आपको CET कराएगी और CET के तहत ही आप प्रारंभिक परीक्षा दे सकते हैं सभी एग्जामों के लिए योग्यता के आधार पे, और इसी के आधार पे आप डायरेक्ट मेंस या इंटरव्यू आप इन तीनों बोर्डों के लिए दे सकते हैं। याद रखिएगा, RRB SSC या IBPS को समाप्त नहीं किया गया है, इन बोर्ड को समाप्त नहीं किया गया है। इन स्कोर कार्डों के आधार पे ये तीनों जो एजेंसियां हैं, ये बोर्ड है, ये आपको उस स्कोर कार्ड के आधार पर आपको बुलाएंगी भर्तियों को पूरा करने के लिए केवल मेंस और इंटरव्यू के आधार पे। अब इनको PT लेने की या प्रारंभिक परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा आप CET के माध्यम से ही पहले दे चुके हैं और स्कोर कार्ड के आधार पे हम मेंस या इंटरव्यू आप देंगे, है ना। तो ये आपके लिए सबसे बहुत अच्छी बात है कि ये जो आपको एलिजिबिलिटी जो है योग्यता है, योग्यताओं के आधार पे आप यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेंगे और पास करने के बाद यहाँ आपको आसानी से जॉब मिल सकती है अगर थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो, है ना। तो रहने देते इतना ही, फिर नेक्स्ट अगर कोई जानकारी लेकर अगर आता है, फिर कोई नेक्स्ट जानकारी आती है तो पुनः हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।